ओके सो वेलकम टू द क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर्स के बारे में, जो इंडिया का सबसे पहला या इंडियन कॉन्टिनेंट के आसपास का सबसे पहला विस्तारित यानी कि फैला हुआ एक साम्राज्य था। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन राजनीति में या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत तेज़ी से बदलाव इसी ईरा में आया था और उसके बाद ये कंटिन्यूसली चलता रहा। या यूँ कह सकते हो कि जो बोलते हैं ना राजा सिस्टम, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट किया गया या एक बढ़िया सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया। द मौर्यन एम्पायर कब से कब तक का था याद रखिएगा, 322 BCE से लेके 185 BCE तक। रिप्रेजेंट अ पाइवटल चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया। तो एशियन इंडिया के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट इरा रहा है। कैसे रहा है हम समझेंगे। इट वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट एम्पायर, देखो क्या लिखा है, इट वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट एम्पायर टू पॉलिटिकल यूनिटिफाई मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट आल्सो मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। पॉइंट को समझना, कह रहा है कि भाई ये पहला एम्पायर नहीं है कि जो कि पॉलिटिकल यूनिफाई हुआ, मतलब पॉलिटिकल यूनिफाई हुआ ऐसा तो पहला एम्पायर है ही है ये। साथ साथ यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स हुए थे। क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स हुए थे? जैसे कि स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जो पूरे एरिया को या पूरे राज्य को जो चलाने की कला थी यहाँ पे बदली। स्टेट क्राफ्ट मतलब होता है शासन कला, कैसे शासन करना है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से बदला था, यहाँ पे बहुत यूनिक तरीका था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली, प्रशासन कैसे देखना है। फिर कल्चरल इंटीग्रेशन, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह के लोगों को किस तरह से जोड़ कर लेकर चला पूरा एम्पायर, यहाँ पे हम समझेंगे। इस्टेब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा किसने ये इस्टेब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था। एंड एलिवेटेड द फिलोसफिकल एंड एथिकल प्रोमिनेंस अंडर द अशोका द ग्रेट। तो जब आगे जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोका द ग्रेट, अशोका सम्राट अशोक, उन्होंने यहाँ पे पूरे ही एम्पायर को फिलोसफिकल लेवल पर, एथिकल लेवल पर चलाया। मतलब वो थोड़े से आप कह सकते हो दिल से सोचने वाले शासक थे। उन्होंने अच्छी नीतियाँ पूरे राज्य में, पूरे एम्पायर में फैलाई, जितना भी बड़ा एम्पायर उनके टाइम पे था। देखिए हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें। द मौर्यन इरा लेड द फाउंडेशन ऑफ इम्पेरिकल रूल। देखो क्या लिखा है, पॉइंट यही था। ऐसा नहीं कि इसके पहले रूलर्स नहीं थे, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में फैल कर जो रूल करने वाला सिस्टम था वो यहाँ पे मौर्यन इरा में यहाँ पे पड़ा। इम्पेरिकल रूल है ना, इन इंडिया विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्या लिखा, विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हम देखेंगे कि यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, आज के टाइम पे पटना थी, और वहीं से पूरा सिस्टम हैंडल होता था। जो रूल्स बनते थे, नियम बनते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली इतना बड़ा साम्राज्य था, हम देखेंगे कितना बड़ा साम्राज्य है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ से लेके बांग्लादेश, पूरा इंडिया, और लगभग साउथ का कुछ छोटा मोटा एरिया छोड़ दिया जाए तो वहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। सोचो, अफगानिस्तान से लेकर आज के पाकिस्तान, कश्मीर, सब कुछ लेकर बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश से आगे भी कहा जाता है जो बर्मा यानी जो म्यांमार है, वहाँ का कुछ हिस्सा भी मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। इतने बड़े एम्पायर को चलाना, इतने बड़े एम्पायर पर राज करना, ये पहली बार हुआ था ऐसा, ठीक है। और मोरल गवर्नेंस थ्रू अशोकास धम्मा। तो हम जब अशोकास के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नेंस का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया था। मतलब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे तो ये इन्होंने भाई एक राजा की तरह प्रॉपर सेंट्रलाइज सिस्टम बनाकर इसको चलाया। लेकिन जब अशोका आते तो अशोका ने उसके अंदर थोड़ा सा इथिकल पॉइंट भी डाल दिया, है ना, लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को कैसे रहना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर डाल दिए। चलिए, सो इंट्रोडक्शन of the Mauryan Empire. The Mauryan Empire across after the fall of the Nanda dynasty of Magda. देखो पॉइंट क्या है, मौर्यन एम्पायर कब आया तो याद रखिएगा, नंदा डायनेस्टी के बाद आया। जो मगध की नंदा डायनेस्टी थी उसको गिराने के बाद, उसको हराने के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य एम्पायर का यहाँ पे ट्रेडिशन या मौर्य एम्पायर का फाउंडेशन यहाँ पे डालते हैं। ये हुआ अराउंड 322 BCE, ठीक है। इट्स फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य विथ गाइडेंस फ्रॉम हिज मेंटर चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ना। चाणक्य के बारे में सभी लोग जानते रहोगे, ये गुरु थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ तक कि जो चाणक्य है उनकी कहानी क्या है, तो कहानी कुछ ऐसा है, अगर इसको समझा जाए तो, कि भारत के उस तरफ से जो
जैसे कि पाकिस्तान वाले इलाके से जो सिकंदर है वो दुनिया जीतते हुए आ रहे थे, है ना। और वो आकर जो हमारी नदियां हैं, चिनाब, रावी, झेलम, इन सब की नदियों के बॉर्डर पे आके खड़े हो गए। जहाँ तक हमें याद है झेलम नदी के आसपास ये आके रुक गए। कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। चाणक्य जब ये न्यूज़ लेकर किसके पास पहुँचे? नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद के पास। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर किसके पास? धनानंद के पास। तो धनानंद ने बहुत ह्यूमिलेट करके, बोलते हैं बहुत अपमान करके, चाणक्य को वापस भेज दिया। यस, चाणक्य जी एक भाई बहुत ही विद्वान पंडित जैसे थे, है ना। तो ये इनके पास गुहार लेकर आते हैं धनानंद के पास कि यार ये ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, कोई सिकंदर नाम का जो इम्पेरर है या राजा है या कोई सेनापति है, जो भी है ना, वो पूरी दुनिया को जीतते हुए हमारे राज्य के बॉर्डर पे पहुंच चुका है, झेलम नदी के पास वो पहुंच चुका है और हम पे हमला करने वाला है। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, आप जाइए उसे रोकिए, है ना। लेकिन धनानंद कैसा था ना, बहुत अयास इंसान था, बहुत अयाश, पीने वाला, पियक्कड़, क्योंकि उसे जो डायनेस्टी मिली थी वो बनी बनाई मिली थी, है ना। ये लास्ट रूलर है नंदा डायनेस्टी का। तो तुम समझ सकते हो कि बना बनाया एक पूरा साम्राज्य मिला था। तो अय्याश टाइप का था। इसका लगा कि भाई कितना ही बड़ा सेना होगा, कितनी बड़ी ये होगी वो होगी, और ऐसा करके चाणक्य का अपमान कर देता है। तो चाणक्य उसकी सभा में ही, अगर आपने कभी मूवीज़ और इसमें देखा होगा, और कई सारी मूवीज़ भी बनी है, सीरियल भी बना हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या बोलते हैं, चाणक्य धनानंद से कहते हैं कि भाई तुमने हमारा अपमान किया है और इसका मतलब बदला एक तरह से लिया जाएगा, है ना। और एक लाइन भी चलती है कि भाई जो शिक्षक होता है उसकी गोद में प्रलय, बोलते हैं ना, प्रलय पलती है, यानी जो शिक्षक है वो कुछ भी कर सकता है। और सच में फिर वो जाता है, चाणक्य क्या करते हैं, ये चाणक्य ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा इंसान जो धनानंद को हरा सके और आगे ले जा सके। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य में देखते हैं वो चीज़। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं, उनको सारे नॉलेज देते हैं, चाहे इकोनॉमिकल नॉलेज हो, पॉलिटिकल नॉलेज हो, युद्ध शास्त्र हो, है ना, सब कुछ नॉलेज देते हैं और धनानंद के खिलाफ यहाँ पे खड़ा करते हैं और धनानंद को ओवरथ्रो करते हैं। नंदा डायनेस्टी से धनानंद लास्ट रहता है और इस्टेब्लिश करते हैं मौर्यन एम्पायर ओवर मगधा। ठीक है, तो मगधा से यह स्टार्ट होता है। द मौर्याज बिल्ड अ वास्ट एम्पायर कंपासिंग प्रेजेंट डे इंडिया। देखो ध्यान से, तो मौर्याज एम्पायर में कहाँ तक ये फैला हुआ था? तो प्रेजेंट डे इंडिया एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ द फार साउथ। फार साउथ का मतलब होता है सबसे निचला हिस्सा जो साउथ का ना, केरल टाइप का जो जगह है, वो थोड़ा मोड़ा एरिया छोड़ दिया जाए तो पूरा इंडिया आज का पूरा इंडिया, इवन देखो पाकिस्तान, इवन देखो अफगानिस्तान, इवन देखो बांग्लादेश। और इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, आज का मॉडर्न पटना था। तो इतना याद रखिएगा कि भाई चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लाया, उसे ट्रेन किया, उसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, युद्ध शास्त्र सब कुछ सिखाया। उस वक्त चल रही थी नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद। इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर का यहाँ पे फाउंडेशन रखा। ठीक है, आज के मॉडर्न टाइम पे बात किया जाए तो प्रेजेंट डे इंडिया, साउथ का छोटा सा पार्ट छोड़कर पूरा इंडिया, साथ साथ में पाकिस्तान, साथ साथ में अफगानिस्तान, साथ साथ में बांग्लादेश, ये पूरा इलाका जो था लगभग मौर्य एम्पायर इस पर फैला हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी? पटना थी। आगे क्या है? द मौर्यन पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजन्स। तो बात को ध्यान से रखिएगा कि भाई क्या क्या मतलब क्या क्या कारण रहे कि मौर्यन एम्पायर एकदम सिग्निफिकेंट था। सो इट इस्टेब्लिशेज द फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर। यस, पहला इतना फैला हुआ पूरे, यानी पूरा भारत को कवर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पूरा कवर, इतना बड़ा जो एम्पायर था पहली बार बना था। ठीक है, तो फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड पैन इंडिया एम्पायर। दूसरा, ही इंट्रोड्यूस अ सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यस, इसके पहले ऐसा कोई सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम नहीं था। तो मौर्य एम्पायर के अंदर पहली बार सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बनाया गया, जिसमें आज की तरह है ना, जैसे हम सीएम, पीएम और मिनिस्टर्स, उसके अलावा मिनिस्टर्स के अंदर हम बहुत सारे ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, है ना, उसके और भी नीचे छोटे मोटे लेवल पर ऑफिसर्स, है ना, पूरा ऑफिशियल सिस्टम इन्होंने बना के रखा था। जैसे आज का सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उस टाइम भी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके आने वाली जो पीढ़ियाँ थी, जो राजास थे, उन्होंने भी सेम यही किया। इट विटनेस्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट टू कंपैशन अंडर अशोका। तो अशोका के अंडर में हम ये देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट से कन्वर्ट होकर ये कंपैशन की तरफ चलेगा। देखो, अशोका एक ऐसे राजा थे जिन्होंने लगभग कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी सिवाय एक लड़ाई को छोड़कर, जिसको कलिंग का युद्ध कहते हैं। क्योंकि ये राजा ऐसे थे ही नहीं जो मारकाट करें, है ना, दूसरे राज्यों पे हमला करके उससे जीते और अपने में बनाए।
वे ऐसे नहीं थे, एक थोड़े से करुणा वाले इंसान थे, है ना। तो विजय इनके ईरा में देखा जाता है कि भाई जो जीत की होड़ लगी है, वो जीत की होड़ से ये कंपैशन की होड़ तरफ चले जाते हैं, करुणा की तरफ चले जाते हैं, है ना। इट मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अदर सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग हेलेनिस्टिक किंगडम्स। वाओ, ये जो हेलेनिस्टिक किंगडम है ये एक तरह से समझ लीजिए कहाँ पे है ये, तो ये ग्रीस का इलाका, ग्रीस जो यूरोप में ग्रीस पड़ता है, यूरोप के पास जो ग्रीस पड़ता है वहाँ का इलाका है, वहाँ के आसपास के इलाके को हेलेनिस्टिक किंगडम्स कहते हैं। और इसी किंगडम से बहुत सारे फिर बाद में छोटे मोटे राज्य और देश बन जाते हैं। समझ लो ये इरा, ऑब्वियसली ये इरा कौन सा टाइम का है, तो ये इरा है अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद का। हेलेनिस्टिक किंगडम जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के यानी सिकंदर के मृत्यु के बाद का इरा है, ये किंगडम है। तो सोचो इन यूरोप में एकदम साइड में पड़ता है, वहाँ तक हमारा व्यापार या पॉलिटिकल रिलेशन या इकोनॉमिकल रिलेशंस वहाँ तक था, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं रोमन एम्पायर था, हालांकि चलो तो रोमन एम्पायर थोड़ा बाद में ही आया एक तरह से, लेकिन फिर भी रोमन एम्पायर के टाइम उसमें हमारा, या उसके अलावा जो उसके पहले क्या कौन सी डायनेस्टीज थी, ठीक है, नील नदी की सभ्यता हो गई हमारी, मेसोपोटामिया वाला इलाका हो गया, इजिप्शियन जो सभ्यता हो गया ना, ये सब क्या करते थे, हम उनसे व्यापार या डील करते थे, ठीक है। आगे सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र से मिलते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो कहा जाता है चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है, चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से मिलता है इसमें, क्योंकि चाणक्य जी ने लिखा है और हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य को लाने वाले कौन थे, चाणक्य थे। फिर एक ट्रैवलर थे, फॉरेनर जिनका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखी इंडिका। क्या लिखी, इंडिका। मौर्य एम्पायर के टाइम पे ही इंडिया आए थे और इंडिया में पूरा इन्होंने क्या किया, एक तरह से ट्रैवल किया। और ट्रैवल करके यहाँ पे उन्होंने जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ का मतलब यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखा उन्होंने, यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं कल्चर देखा, भाषा देखी, वो सब कुछ लगभग उन्होंने यहाँ पे उसमें लिखने की कोशिश की है। अच्छा एक सेकेंड ना, अच्छा ठीक है चलिए। सो क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, तो अर्थशास्त्र से हमें ये मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद मेगस्थनीज जो कि ग्रीस से ही थे, ठीक है, तो उनकी बुक है जो इंडिका, उससे मिलती है, क्योंकि मेगस्थनीज एक फॉरेनर थे, एम्बेसडर की तरह इंडिया में आए थे और उन्होंने पूरे भारत में घूमकर, पूरे मौर्यन एम्पायर में घूमकर एक तरह से जो जो उन्होंने चीज़ें सीखी, देखी, एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर के टाइम का कल्चर, रिलीजन, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर कहीं कहीं हमें मिलता है, जैसे कि महावंशा में मिलता है। और अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं, है ना। हम पढ़ेंगे आगे चल के कि अशोका ने बहुत सारे पिलर्स, पत्थर, ये सब बनवाए, जिसके ऊपर अशोका के अपने खुद के रूल्स के बारे में, जो है ना, पहले के राजा देखो कैसा होता ना कि अगर पूरे राज्य में कोई नियम बताना है तो वो किसी एक पत्थर पर इनक्रिप्ट करवा कर, है ना, यानी कि पत्थर पे गुदवा कर उसे चौराहे पे, रास्ते पे, हाईवेज पे क्या करते थे, गड़वा देते थे। तो वो सब जो हमें मिले हैं उससे भी पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में एक्चुअली चीज़ें थी कैसी। फिर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ विजनरी रूलर। विजनरी इसलिए क्योंकि भाई ये दूर तक सोचने वाले या आगे तक सोचने वाले एक इंसान थे, पर्सन थे, राजा थे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और इन्होंने ही क्या किया, सेंट्रलाइज और एफिशिएंट यानी कि तेज और बढ़िया काम करने वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया। हिज एम्पायर वाज अमंग द बेस्ट ऑर्गेनाइज ऑफ इट्स टाइम। देखो क्या लिखा है भाई, इनके समय का ये सबसे बेस्ट एम्पायर था जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज था, हर चीज़ के लिए, हर
तरह की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स, यहाँ पे लोग, यहाँ पे सिस्टम बना के रखा हुआ था। और सिस्टम बहुत मैटर करता है किसी भी काम को सही से करने के लिए। इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाय द ट्रेटाइज अर्थशास्त्र। ट्रेटाइज मतलब यहाँ पे जो अर्थशास्त्र लिखी गई है, लिखित चीज़, लिखित दस्तावेज। तो अर्थशास्त्र के अंदर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिलीव टू बी ऑथराइज बाय हिज मेंटर चाणक्य। और यहाँ पे माना जाता है भाई कि ये जो बोलते हैं ना कि गाइडेंस जो मिलती थी या जो टीचिंग्स मिलती थी वो किससे मिलती थी? चाणक्य से मिलती थी। ऑब्वियसली चाणक्य ने भाई चंद्रगुप्त मौर्य को लाया था, है ना, कौटिल्य जिसे कहेंगे हम। और उनके ही द्वारा जो भी कहा गया, जैसा कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हमेशा वैसा किया। ठीक है। की फीचर्स क्या हैं? तो की फीचर्स ऑफ चंद्रगुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, पहला सेंट्रलाइज मोनार्की। तो राजा सिस्टम तो था ही, सेंट्रलाइज था, लेकिन कैसे? द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी लिखा है, चाहे सिविल हो, मिलिट्री हो, जुडिशरी मैटर हो, यानी कि जज भी यही है, मिलिट्री का हेड भी यही है ना, नागरिकों का सबसे बड़ा राजा भी यही है, जो भी कुछ है सब कुछ यही है, और सबसे ऊपर है। ही वॉज एडवाइज बाय द मंत्री परिषद। व्हाट इज मंत्री परिषद? मंत्री परिषद का मतलब होता है मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स। मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स यानी भाई मिनिस्टर्स का ग्रुप, जैसे कि देखो आज होता है हमारा यहाँ पे मंत्री परिषद होता है ना, कंसिस्टिंग ऑफ हाई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। देखो हाई ऑफिशियल्स जैसे कि समझ लो IAS टाइप के लोग, है ना, और या सब डिपार्टमेंट के हेड टाइप के ऑफिसर्स, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स, जुडिशरी, सब कुछ था। और सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफिसर्स या लोग रखे हुए थे। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज मोनार्की थी। दूसरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल मतलब अब राज्य के तौर पे कैसे था? तो देखो यहाँ पे पूरे एम्पायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड तक्षशिला। जैसे होता है ना कि मतलब समझ लीजिए आज हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ना, 28 स्टेट्स वाइज जैसे बटे। तो उस टाइम कैसा था? तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला, इस 4 पार्ट में पूरे एम्पायर को डिवाइड किया गया था। जो कौन चलाते थे? कुमारा या कुमार चलाते थे, जिसे रॉयल प्रिंस कहा जाता है। मतलब जो राजा के बेटे होते थे उन्हें ये सब एरिया दे दिया जाता था, है ना। मान लो कि भाई आप राजा हो, राजा चंद्रगुप्त मौर्य हो, आपके 4 बेटे हुए, तो एक बेटे को क्या दे दिया? तोसली दे दिया, दूसरे बेटे को उज्जैन दे दिया, तीसरे बेटे को सुवर्णगिरी दे दिया, और चौथे बेटे को तक्षशिला दे दिया। ठीक है। ईच गवर्न बाय कुमारा, जो हमने पढ़ा। दिस वायसरायज रिपोर्टेडली डायरेक्टली टू द एम्पायर। और इन सब का काम क्या होता था? जो भी इसके हेड होते थे वो किसे रिपोर्ट करेंगे? सीधा एम्पायर को रिपोर्ट करेंगे, है ना भाई। अब अलग अलग राज्य चला रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसका सालाना या मंथली जो रिपोर्ट है वो किसे भेजोगे? वो एम्पायर को भेजोगे। और वेयर सपोर्टेड बाय लोकल ऑफिशियल्स। तो जो हम यहाँ पे कुमारा की बात कर रहे हैं ना, जो सारे स्टेट को चला रहे हैं, तो इन कुमारा को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑफिशियल्स होते थे। हम देखते हैं वो ऑफिशियल्स कौन से होते थे लोअर लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो देखो ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। ईच प्रोविंस लिखा है, ईच प्रोविंस का मतलब तोसली, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, ये 4 प्रोविंस थे। इनको भी डिवाइड किया गया था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसे कहा जाता था आहारा, विलेजेस में जिसे कहा जाता था ग्रामास। और इनको चलाने के लिए कैसे लोग थे? तो ऑफिशियल्स लाइक राजुकाज या रजुकाज जो कह लो, ये इनका काम क्या था? रेवेन्यू और जुडिशियल ऑफिसर्स थे, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना और जुडिशियल एक्टिविटीज़ को देखना, है ना। दूसरा था गोपा। गोपा जो था विलेज का हेडमैन होता था, यानी कि यू कह सकते हो गांव का हेड, है ना, ग्रामीण प्रमुख ऐसा भी कहा जा सकता है। और उसके बाद ग्रामिका, जो कि गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। देखो ये हेड ऑफ द विलेज है गोपा, और ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द विलेज है, जो पूरे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को, व्यवस्था को चलाता है ना। मैनेज बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लोकल मतलब जो ग्रामीण लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है, वो यहाँ पे देखा जाता था। सर ग्रामीण लेवल पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा? तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था जनरली, जैसे जो टैक्स कलेक्ट करना हो गया, हाँ ठीक है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु का रिपोर्ट लेना हो गया, ठीक है। कहाँ पे कौन सी खेती हो रही है, नहीं हो रही है ना। और यहाँ पे मेज़रमेंट का भी बहुत ही चलन चलता था, यानी कि चीज़ें जो चलती थी व्यापारिक लेवल पे होती थी, तो मेज़रमेंट वगैरह करना, मतलब और भी बहुत सारे बोला ना कि एक गांव में या एक जगह पर जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। फिर से रिपीट करते देखो, तो सारे प्रोविंसेस किस में डिवाइडेड थे? डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसे आहारा कहा जाता है, और विलेजेस में, जिसे ग्रामास कहा जाता है। इनको चलाने के लिए ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, यानी कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे? तो रजुकास या राजुकास, जो कि रेवेन्यू और जुडिशियल ऑफिसर्स थे,
यानी कि जो रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करना है ना, खर्चे करना है, पैसा कलेक्ट करना। और जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ कानूनी कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई करनी तो करते थे। उसके अलावा होते थे गोपा, जो कि गाँव के हेड होते थे, और ग्रामिका होते थे जो गाँव को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हेल्प करते थे, वो ऑफिसर्स होते थे। फिर है कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन। कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? कैपिटल था पाटलिपुत्र, भूलिएगा नहीं। म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ 30 ऑफिशियल, देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ 30 ऑफिशियल। तो 30 ऑफिसर्स का यहाँ पे एक बोर्ड था, म्यूनिसिपल बोर्ड, जो पूरे एम्पायर को देखता था, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज़, 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड था। तो मान के चलिए टोटल 30 ऑफिशियल्स हैं, 6 कमिटीज़ हैं, यानी हर कमेटी में 5-5 लोग एवरेज यहाँ पे थे। तो कमिटीज़ कौन कौन सी थी? इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट। तो ऑब्वियसली अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जो भी इंडस्ट्रीज है और जो भी कला का काम है उसको देखने का काम इस डिपार्टमेंट का था। उसके बाद वेलफेयर ऑफ फॉरेनर्स, अगर कोई बाहर से कोई एम्बेसडर आया, दूत आया, तो उसका ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, उसके साथ रहना किसका काम था? इस डिपार्टमेंट का, वेलफेयर ऑफ फॉरेनर्स। उसके बाद था रजिस्ट्रेशन इन ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखो इसके लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था भाई, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, बताइए, है ना। कितना बड़ा एम्पायर था, लेकिन ये सिस्टम भी रखा गया था कि ये भी रिकॉर्ड कर सके भाई कितने लोग की बर्थ हो रही है, कितने लोग की डेथ हो रही है। फिर आ गया कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार वाणिज्य, है ना, लेन देन, एक्सचेंज, इसके बारे में। फिर सुपरविजन ऑफ वेट्स इन मिडल, यस, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य था, यहाँ पे व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता था। तो वेट का मतलब वजन, है ना, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें भी स्ट्रिक्टनेस थी कि गलत मेजरमेंट ना हो, गलत चीज़ें ना हो, है ना, प्रॉपर एक तरह का वेट सिस्टम सब जगह चले, ये देखने का काम था। उसके बाद था रेगुलेशन ऑफ गुड्स एंड टैक्स, सिंपल, रेगुलेशन ऑफ गुड्स लिखा है, सामानों का रेगुलेशन करना, और उसके टैक्सेस का रेगुलेशन करना। ऑब्वियसली सामान का रेगुलेशन इसलिए करना है कि कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, कितना आप इसको भेज रहे हो, मतलब बेच रहे हो, है ना, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, उस हिसाब से देखा जाता था। तो ये याद रखिएगा। कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 30 ऑफिशियल्स का म्यूनिसिपल बोर्ड था, 6 कैटेगरीज में ये बोर्ड डिवाइडेड था, या 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड था, जिसमें पहला है इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट, दूसरा है वेलफेयर ऑफ फॉरेनर्स, तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट्स, चौथा है कॉमर्स एंड ट्रेड, पांचवा है सुपरविजन ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एक डिपार्टमेंट था। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ गुड्स एंड टैक्स भी एक यहाँ पे कमेटी बनाई गई थी। फिर आ गया रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, कैसा था? देखो, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऑब्वियसली एशियन टाइम पे भाई हमारा एज अ राजा, एज अ और भी कुछ देखा जाए तो क्या ही होता था, तो ऑब्वियसली खेती होती थी, मेनली खेती था, व्यापार था। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन, क्योंकि खेती मेन थी, है ना, ज़मीनी लोगों के पास खेती थे। तो शुरू से, बहुत पहले से, इवन अंग्रेज भी जब आते तो उन्होंने भी टैक्सेस खेती पे ही लगाए, है ना। दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग आ चुकी हैं, उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम खेती ही मेन सोर्स होता था, और तो इसलिए लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स माना गया। समहर्ता, जो रेवेन्यू का मतलब जो टैक्सेशन, जो टैक्स लगाते थे उसका नाम क्या था? समहर्ता वाज द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ओके उसके बाद है टैक्सेस वेयर ऑल्सो लेविड ऑन ट्रेड, आर्टिशियंस, फॉरेस्ट एंड माइंस। तो भाई किसके से टैक्स लगता था? ट्रेड पे भी टैक्स लगता था, आर्टिशियंस, है ना, आर्टिशियंस मतलब क्या? कलाकार, है ना। फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट्री हैंडल कर रहा है तो उस पर, और कोई माइंस हैंडल कर रहा है तो उस पर भी टैक्सेस थे। तो देखो लैंड रेवेन्यू के अलावा ये सब टैक्सेस लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ध्यान से देखिएगा। द मौर्यन आर्मी वॉज द लार्ज एंड वेल ऑर्गेनाइज विथ इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाले, इसको कैसे लिखेंगे? पैदल सेना, ठीक है। तो जो पैदल सेना थी वो यहाँ पे थी। कैवेलरी का मतलब होता है घोड़सवार सेना जो थी वो। कैरियट्स या चैरियट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो रथ वाली सेना होती है ना, रथ पे जो सेना सवार हो। और एलिफेंट। तो ये इतना बड़ा मतलब सिस्टम देख सकते हो मिलिट्री का। मेगास्थनीज की बुक इंडिका, मेगास्थनी जो इंडिका बुक लिखी है उसके अंदर अगर देखा जाए, देयर वाज अ 6000 इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना थी, 30,000 घोड़सवार सेना थी, और 9,000 हाथियाँ थे। बताओ इतना बड़ा इनके पास उस टाइम के हिसाब से इनकी बड़ी सेना थी। और ऑब्वियसली इतने बड़ा एम्पायर था यार, तो होना थोड़ा सा, है ना, ठीक ही है। उसके बाद आ गया स्पॉइनिस सिस्टम। अब यहाँ पे स्पॉइनिस का मतलब क्या है? जासूसी। यहाँ पे जासूसी के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था। जासूसी के लिए भी क्या बनाया गया था? एक सिस्टम। क्या था? देखो, अ सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क ऑफ स्पाइज। स्पाइज लिखा है भाई, गुप्तचर,
तो सॉफिस्टिकेटेड यानी कि एकदम ध्यान से बढ़िया से बिना किसी को पता चले यहाँ पे स्पाइस थे, जिनको क्या कहा जाता था, गुधा पुरुषा। क्या बोला जाता था, गुधा पुरुषा। और ये क्या करते थे, इन्फॉर्म द किंग अबाउट पब्लिक सेंटिमेंट्स। और इनका काम था कि भाई पब्लिक के बीच में रहें, पब्लिक की बातों को समझें, जानें, वो राजा के बारे में या राज्य के बारे में या फिर जीवन के बारे में क्या सोचते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, खासकर राजा और राज्य के बारे में और राजा के चलाए हुए नियमों के बारे में। एंड द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स, और जो सिस्टम चल रहा है ना, जैसे मान लो आज की डेट में कोई सरकार जो है अपने कुछ स्पाइस छोड़ देती है पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि भाई पब्लिक जो है सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की एक्टिविटीज़ के बारे में, है ना, और जो किंग हैं यानी जो एमएलए एमपी है ना, पीएम सीएम जो भी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे राजा भी करता था कि वो भाई स्पाइस छोड़ देता था। और स्पाइस का काम क्या था, पब्लिक को ओपिनियन को राजा को बताना कि भाई पब्लिक जो है राजा के बारे में, राजा के नियमों पॉलिसीज़ के बारे में और राज्य के बारे में क्या सोचती है। दिस हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। देखो कितनी अच्छी चली गई है भाई, जब तक आप पब्लिक के बारे में नहीं समझोगे जिसके ऊपर आप राज कर रहे हो, और समझने के बाद सुधार नहीं लाओगे, डिसिप्लिन नहीं लाओगे, कंट्रोल नहीं लाओगे, तब तक कैसे चीज़ें चलेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, है ना। ओके, तीसरा है अशोका एंड हिज दम्मा। अब हम अशोका पे आ चुके हैं, है ना। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में ही दिया हुआ है। अशोका द ग्रेट कब से कब तक है, 268 BC से लेकर 232 BC के आसपास तक इनका जो एज रहा। ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ा, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, उनके एक ग्रैंड सन थे। ग्रैंड सन का मतलब क्या होता है, पोते, है ना। इज रिमेंबर्ड मोर फॉर हिज इथिकल एंड मोरल गवर्नेंस। और इनको कैसे जाना जाता है, तो इथिकल और मॉरल गवर्नेंस के ऊपर जाना जाता है। इनका काम लड़ाई कर कर मारकाट कर कर जीतना नहीं, इनका काम लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों के अंदर करुणा भावना, है ना, साहस, ये सब भरना इनका मेन काम था। मतलब इन्होंने वो काम बना के रखा था, है ना। हिज रूल मार्क टर्निंग पॉइंट। देखो क्या लिखा है, जो अशोका थे इनका जो रूल था ये टर्निंग पॉइंट माना गया इन इंडियन हिस्ट्री एज ए शिफ्टेड फ्रॉम द एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज टू स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलफेयर आफ्टर विटनेसिंग द हॉरर ऑफ किंग कलिंगा वॉर। ध्यान से क्या लिखा है, कह रहे टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ये शिफ्ट हुए कहाँ से कहाँ, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी से। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई साम्राज्यवाद, है ना। हम राजाओं का काम क्या था कि दूसरे राज्य पे हमला करके उसके अपने अंडर में ले लेना, अपने बॉर्डर में लेना, अपने मिला लेना, तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन अशोका ऐसे नहीं थे, वो स्पिरिचुअल एंगल में चले गए। उनका काम क्या बोलते हैं, राज्यों को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने एक ही लड़ाई लड़ी, ध्यान से देखिएगा, उनके इरा में एक ही लड़ाई हुई, कलिंगा का वार। ये बंगाल का जो इलाका है वहाँ पड़ता है। उस टाइम बंगाल के जो भी राजा या जो भी चीज़ें रहेंगी, बंगाल को मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक वार किया। ध्यान रखिएगा 11 साल, ऐसा कहा जाता है कुछ 11-12 साल ही इन्होंने रूल किया है। उस 11-12 साल में इन्होंने बस एक ही लड़ाई लड़ी, और इसमें इतना ज़्यादा मार काट हुआ, मतलब कहानी कुछ ऐसा है कि हृदय परिवर्तन हो गया इनका यहाँ पे, है ना। बोलते हैं ना कि हृदय परिवर्तन, इनका दिल ही यहाँ से चेंज हो गया। कैसे, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इस युद्ध में इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो युद्ध भूमि थी वो पूरा का लाल हो गया था। बच्चे, बूढ़े, औरत, हर तरह के लोग वहाँ पे मरे पड़े थे, इनकी सेना द्वारा मारे हुए थे। तो वो देख कर ना इनका दिल ही हिल गया, इनका दिल ही दहल गया, है ना। वैसे ना मन बदल गया इनका कि यार ये तो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। हॉरर इसलिए लिखा हुआ है, बहुत बुरी तरह से वहाँ पे युद्ध हुए थे। और उसके बाद से ही यहाँ पे इन्होंने अपनी पॉलिसी को एक्सपानिस्ट पॉलिसी से चेंज करके इन्होंने स्पिरिचुअल या सोशल वेलफेयर के एंगल में चले गए। अशोका के धम्मा क्या थे, देखो अब यहाँ पे अशोका का धम्मा है क्या। अशोका जो थे वो ऑलमोस्ट जो क्या नाम है, बुद्धिस्ट कल्चर से प्रभावित थे, लेकिन इन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर को नहीं बढ़ाया। इन्होंने अपने, बोलते हैं ना कि हम चीज़ों से कुछ सीखते हैं और अपने कुछ नियम बना लेते हैं, तो इन्होंने बुद्धिस्ट और जैनिज्म कल्चर से कुछ ना कुछ सीखा, मेनली बुद्धिस्ट से, उनके एथिक्स, उनके सिद्धांतों को सीखा, और उनके सिद्धांतों को सीखकर खुद भी कुछ अपने सिद्धांत जोड़कर लोगों तक, अपनी जनता तक, अपने पूरे साम्राज्य में उन्होंने फैलाया। उसे ही कहा जाता है अशोका धम्मा। अशोका धम्मा या अशोका का धर्म, ऐसा भी कह सकते हो आप। धम्मा वाज अशोकास कोड ऑफ कंडक्ट। देखो क्या लिखा है, कोड ऑफ कंडक्ट, जीवन को जीने का एक तरीका जो कि सेट ऑफ मोरल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था, है ना, नैतिकता पे बेस्ड था, ईमानदारी पे बेस्ड था।
इट वॉज नॉट अ रिलीजियस, देखो लिखा लिखा, ये रिलीजियस नहीं है। जैसे हम बुद्ध धर्म मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं, जबकि सबके अंदर कुछ ना कुछ मतलब ना पॉइंट्स है ना, हर किसी धर्म का अपना अपना एक फिलॉसफी है। तो ये भी एक फिलॉसफी है, किसका? अशोका का। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। धर्म होता तो आज कहीं ना कहीं इसको लेके लोग चल रहे होते अलग तरीके से, है ना, धर्म ही बना लेते हैं। लेकिन ये धर्म नहीं था। नॉर इट डिड इट रिप्रेजेंट बुद्धास ऑर्थोडॉक्सी, ना कि ये बुद्धिस्ट दर्शन के बारे में बता रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अशोका का जो धम्मा है, न ही वो क्या था, कोई धर्म था, यानी धर्म नहीं कह सकते उसे, और न ही ये बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है उसको दर्शाता है, ये इनका खुद का है। इंस्टीड इट वाज सेकुलर, सेकुलर का मतलब सभी धर्मों को मानने वाले, जबकि बुद्धिस्ट कल्चर में हम देखते हैं कि भाई वहाँ पर कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा इनका कहना होता है। लेकिन यहाँ पे सेकुलर थे। इंक्लूसिव फिलॉसफी, इंक्लूसिव फिलॉसफी का मतलब होता है सभी की बातों को अपने में ये करना, मान लेना, है ना। जैसे क्या? बेस्ड ऑन कंपैशन, जैसे करुणा करना, टॉलरेंस, है ना, एक तरह से सहना। सहना मतलब यहाँ पे कि दूसरों को टॉलरेट करना, दूसरों को सहना, दूसरों की बातों को सुनना, है ना। नॉन वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, सच्चाई की राह पे चलना और अच्छे कर्म करना, गुड कंडक्ट। ये इनकी फिलॉसफीज़ में रहे हैं, किसके? अशोका धम्मा में। प्रिंसिपल ऑफ धम्मा क्या कहता है? रिप्रेजेंट फॉर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड रिलीजियस फिगर्स। व्हाट इज रिलीजियस फिगर्स? जैसे मंदिर, पंडित, पुजारी, इन सब के बारे में, है ना। तो सबकी रिस्पेक्ट करना, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, है ना। काइंडनेस टू एनिमल ह्यूमन्स, देखो कितना अलग टाइप लिखा है। कह रहा है कि भाई जानवर हो या इंसान हो, दोनों के लिए काइंडनेस होना चाहिए। उसके बाद है नॉन वायलेंस इन थॉट एंड एक्शन। नॉन वायलेंस इन थॉट एंड एक्शन, क्या लिखा है? थॉट में यानी सोच में भी नॉन वायलेंस होना चाहिए और एक्शन में भी नॉन वायलेंस होना चाहिए। टॉलरेंस टूवर्ड डिफरेंट फेथ, टॉलरेंस टूवर्ड डिफरेंट फेथ्स, क्या मतलब हो गया? टॉलरेंस, सहना। यहाँ पे सहने की बात कौन सी बात हो रही है? सहना मतलब यहाँ पे कि यार जो हम जलते हैं एक दूसरे से, या अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा बताते हैं, बड़ा बताते हैं, है ना। जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है, भाषा को लेके चीज़ें खराब हो रही हैं कि भाई ये भाषा, हमारी भाषा बढ़िया है, हमारे यहाँ रहोगे तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। ये सब क्या है? ये इनटॉलरेंस है। लोग सह नहीं रहे हैं, लोगों को देखा नहीं जा रहा है, जल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की बातें, दूसरों की भाषा, दूसरों के विश्वास, दूसरों के सब कुछ को क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ एम्प्टी रिचुअल्स, व्हाट इज़ एम्प्टी? खोखले रिचुअल्स, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है समाज के अंदर, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी, ओबियसली कि जितना हो सके उतना समाज में शांति बनाए रखो, है ना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखो। और मोरल सेल्फ डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, मोरल सेल्फ डिसिप्लिन, तो भाई खुद पे डिसिप्लिन, है ना, खुद के बिहेवियर को बढ़िया, खुद को नियमित करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अशोका के धम्मा प्रिंसिपल्स थे, है ना। अशोका प्रमोटेड धम्मा टू यूनाइट डाइवर्स एम्पायर। देखो इतना बड़ा एम्पायर है, हमने पढ़ा कहाँ से कहाँ तक, तो हमने देखा भाई अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, है ना, और यहाँ कश्मीर से लेके लगभग साउथ के कोने तक, ये पूरा इलाका जो था एक बड़ा एम्पायर था। तो पूरे इलाके में अलग अलग धर्म, अलग अलग विश्वास, अलग अलग कल्चर के लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए तो उन्होंने क्या लिखा है? टॉलरेंस टुवर्ड डिफरेंट फेथ्स। तो इतनी जो डाइवर्स पूरी जो राज्य थी, संस्थाएं थी, जो लोग थे, उनको यूनाइट करने के लिए उन्होंने चलाया। एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर, ताकि जो भी रिलीजियस या कल्चरल जो डिबेट चल रहा है या कोई जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरे राज्य में, वो ना हो, है ना, लोग ना लड़े, लोग ना ये करें। ही प्रोपोगेटेड दिस वैल्यूज थ्रू धम्मा महामंत्रास, और इन्होंने इस बात को कैसा बोल के फैलाया? धम्मा महामंत्रास के नाम से फैलाया, है ना। लोगों के पास जब ये बातें पहुंची तो किस एंगल में पहुंची कि भाई ये महामंत्र धम्मा है जो सम्राट अशोक ने ऐलान किया है और सबको इस पर चलने की कोशिश करनी है। ऑफिशियल्स अपॉइंटेड टू स्प्रेड मोरल एजुकेशन एंड ओवरसी वेलफेयर प्रोग्राम, देखो कितना लिखा हुआ है, ऑफिशियल्स अपॉइंटेड। यहाँ पे हम बहुत सारे एडिक्ट्स शायद आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे एडिक्ट्स के बारे में जो अशोका ने यहाँ पे पिलर्स बनवाए थे, और पिलर्स पे धम्मा के बारे में, है ना, बुद्धा के बारे में, और भी अपने एक्टिविटीज़ के बारे में, खासकर धम्मा, जो भी धम्मा हैं किसके? अशोका के, उस पिलर्स पे गुदवा कर या इनक्रिप्ट करवा कर क्या किया? उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। कहा जाता है कि श्रीलंका और लंका तक भी जो अशोका के एडिक्ट्स थे, पिलर्स थे, वो मिलते हैं वहाँ पे, ताकि क्या हो सके, जो धम्मा है, जो इन्होंने नियम बनाए, प्रिंसिपल बनाए, वो पूरे साम्राज्य में फैल जाए, लोग उसको फॉलो करें। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ओके, सो
यहाँ तक आज की क्लास में रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।